नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे थे। इसमें से हम दो दो नंबर के कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम तीन तीन अंक वाले क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा दोस्तों, आपको लास्ट तक बने रहना है, बीच में वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं आपको वो सारे क्वेश्चन और आज ही यानी कि इसी वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के प्रमुख उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है उत्तराखंड कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका जिम कॉर्बेट नाम है। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान सरिस्का वन्यजीव पशु विहार। पश्चिम बंगाल सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। केरल पेरियार बाघ रिजर्व और असम मानस बाघ रिजर्व। यानी कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर पहले के आंसर थे। दूसरा क्वेश्चन है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। इसका आंसर है, वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वन के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों का भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां का पूर्ण विलुप्त हो जाने का खतरा है। इस प्रकार इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक ज्यों का त्यों पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म और कर्तव्य है। इसीलिए वन्य जीव वन्य जीव जंतुओं को उनके मूल प्राकृतिक स्वरूप में पनपने देने के लिए जीवों का संरक्षण अनिवार्य है। और इसके कुछ उपाय हैं। नंबर 1 है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। ठीक है। दूसरा है, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। और नंबर 3 है, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। चौथा है, लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्स्थापन करने के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्यों की स्थापना करना। ओके। तो ये हमारे कुछ चार सजेशन थे, कहें तो उपाय थे इनको संरक्षण करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। इसका आंसर है हमारे पास, भारत में वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है आरक्षित वन। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत। आरक्षित वन, इसका आंसर देखें हम। देखिए यहाँ पर दिया है। आरक्षित वन क्या होता है? तो आरक्षित वन, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्यजीव वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और नंबर 3 है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से गठित होती हैं? इसका आंसर है, संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीके से गठित होती हैं। पहला तरीका, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण, ओके, उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। नंबर 2 है, संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े राष्ट्र द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के मध्य सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में संघ की घटक इकाइयों को असमान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी इकाई को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये आपको परीक्षा अध्ययन में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आप चिन्ह लगा सकते हैं उसको, ठीक है।
और आप इसमें से कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, उदाहरण सहित समझाइए। ओके, इसका आंसर देखें। इसका आंसर है संघ सूची। ये तीन सूचियां इस प्रकार है, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राष्ट्र सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची है। ओके, इनके इस प्रकार है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों का आवश्यकता है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में शामिल विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ओके, यानी कि केंद्र सरकार हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अधिकार क्षेत्र में संघ सूची आती है। दूसरा है राज्य सूची, स्टेट गवर्नमेंट की। ओके, इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में बड़े विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ओके, यानी कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट। और समवर्ती सूची, इस सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी जिम्मेदारी में आते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। इसका आंसर है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तर वाली होती है। अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। नंबर 3, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप में उल्लेखित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को गारंटी और सुरक्षा देता है। नंबर 4, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो आपको 4 पॉइंट तक कर लो, क्योंकि 3 नंबर में पूछा जाना है तो आप 4 तक कर सकते हो। ओके, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ओके, इसका आंसर है, भारत में गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा पाया जाता है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति तथा उस सबसे ऊपर जिला परिषद काम करती है। ग्रामीण स्तर ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, जिसे हम सरपंच भी कहते हैं। ओके, इसको आपको यहाँ तक करना है। नेक्स्ट दूसरा आता है पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके से सभी पंचायत सदस्य करते हैं। और नेक्स्ट तीसरा होता है जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ओके, हमारा 8वां क्वेश्चन है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, व्याख्या करें। इसका आंसर है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार निम्न प्रकार है। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। नंबर 2, एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 से 100 या अधिक हो सकती है। परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। नंबर 3, आपका सदस्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। और ये चौथा पॉइंट है, चाहो तो इसको आप कर सकते हो। वैसे 3 पॉइंट करना है क्योंकि 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ओके, और यही आपका दिया है 9वां क्वेश्चन, एटीएम क्या है स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां, तो देख लीजिए, ये आपका आंसर दे रखा है, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिससे
कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। इसका कार्ड प्लास्टिक का बना होता है और इसमें धातु की एक चिप लगी रहती है जिस पर बैंक अकाउंट से संबंधित सभी विवरण दर्ज रहते हैं। एटीएम से एक दिन में एक निश्चित धनराशि ही निकाली जा सकती है। धनराशि अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड के लिए अलग अलग हो सकती है। वास्तविकता यह है कि एटीएम ने बैंकिंग कार्य को बहुत सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, मांग जमा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है आपके पास, देख लीजिए। लोग बैंकों में एक खाता खोलकर अपने धन की बचत करते हैं। बैंकों में खातों में जमा धनराशि को मांग के आधार पर निकाला जा सकता है, इसलिए इन खातों को मांग जमा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, बैंक जमाओं को स्वीकार करती है तथा जमा पर ब्याज की अदायगी भी करती है। इस प्रकार से लोगों का धन सुरक्षित भी रहता है और इससे ब्याज के रूप में आमदनी भी होती है। नंबर 2 है, मांग जमाओं के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना कुछ उपयोग किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है, क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। नंबर 3, यह देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत है। नंबर 4, इसकी मांग और आपूर्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जी आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों को लिखिए। इसका आंसर है आपके पास, मुद्रा के प्रमुख 3 कार्य हैं। नंबर 1, विनिमय का माध्यम। नंबर 2, मूल का मापक। नंबर 3, मूल संचय का आधार। तो चलिए, सबसे पहला है आपका विनिमय का माध्यम। यह मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाइयों को दूर करके विनिमय रीति को व्यवस्थित और सरल बना दिया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ओके, यहाँ तक आपको इसको करना है। दूसरा आता है मूल का मापक। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल मापक के रूप में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की विनिमय शक्ति को आंकने का रहा है। जैसे वस्तु विनिमय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के रूप में मूल मापन एक कठिन कार्य था। मुद्रा के प्रचलन से अब एक कठिन दूर हो गई है। ओके, इसको आप और सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मुद्रा में मापा जा सकता है। यहाँ तक आपको इसको करना है। नंबर 3 है मूल संचय का आधार। प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रह करना आवश्यक समझता है। यदि यह संग्रह वस्तुओं के रूप में किया जाए तो स्पष्ट है कि वस्तुएं कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएंगी। मुद्रा के आविष्कार ने इस समस्या का समाधान किया। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा को संग्रह करके रखता है, क्योंकि मुद्रा में वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति होती है। 3 आपको करना है, क्योंकि 3 नंबर में आपसे पूछा जाना है, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, खरीफ और रबी की फसल में क्या अंतर लिखिए। तो ये आपका आंसर दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या वीडियो को रोक के लिख सकते हो। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका में रिंड पेस्ट का आना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर आपके पास ये दे रखा है। आप इसके 3 पॉइंट उतार लीजिए जल्दी से। देख लीजिए, पहला जी क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप 3 उतार लीजिए, फटाफट से इसको याद कर लीजिए। 14वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है। इसका आंसर आप बहुत जल्दी से, जे इसका पहला पॉइंट दिया है और जे इसके सारे पॉइंट दिए। आप इनमें से 4 पॉइंट अच्छे से कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार का अत्यधिक समर्थन है, पुष्टि कीजिए। इसका आंसर आप लिख लीजिए, यहाँ से जे रखा है, जल्दी से लिख लीजिए और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक कर लिख सकते हो। ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। 16वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिख लीजिए फुर्ती में, जे लिखा है। ओके, जे आंसर दे रखा है, आप इसको लिख सकते हो। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, विश्व व्यापार संगठन WTO पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसका आंसर लिख लीजिए, प्यार से जे रखा है। ओके, WTO जे लिखा है पूरा आंसर। इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर छाप दीजिए। इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, 3-3 नंबर के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। इनसे को बाहर एक भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने जो 17 क्वेश्चन करवाए, इनको रट लीजिए, इनको जो करना हो वो कर लीजिए, याद कर लीजिए, बस कैसे भी करके। बस इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए, यहाँ तक अगर पसंद आ गया, पसंद तो आ ही गया होगा,
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सबका भला हो जाए। ओके, धन्यवाद।